हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पूर्ण स्वराज। पिछली वीडियो में अचानक से लाइट चली गई थी और यहीं पे रुक गया था। इस वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं 1919 एक्ट को एग्जामाइन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एग्जामाइन करने के लिए भेजा गया था साइमन कमीशन को और इसकी रिपोर्ट के बेस पर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए लेकिन इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे। सभी मेंबर्स जो थे वो इंग्लिशमैन थे। इंडियन मेंबर्स में से कोई भी नहीं था, इसलिए इंडियंस ने इस साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। एंटी साइमन मूवमेंट चलाई और इसके बाद एक इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने अपनी एक नेहरू रिपोर्ट बनाई। मीटिंग करने के बाद एक नेहरू रिपोर्ट बनाई। नेहरू रिपोर्ट के बेस पर आगे जो फर्दर रिफॉर्म, इसमें जो रेजोल्यूशंस पास किए गए वो एग्जामाइन करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद क्या रिफॉर्म होना चाहिए, ये एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, लेकिन इस डोमिनियन स्टेटस को जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने नहीं माना। इसकी जगह क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज। इनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन इस डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट करके, इस डोमिनियन स्टेटस को जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने रिजेक्ट करके अपनी मांग रखी कि यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस नहीं अब चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके बाद पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके बाद लाहौर सेशन होता है, लाहौर सेशन 1929 में लाहौर सेशन होता है। इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाता है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यहाँ इस सेशन में पास किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये पहला इंडिपेंडेंस डे है, 26 जनवरी 1930। लेकिन इसका असर जो है लोगों पर वो बहुत कम पड़ता है, इसलिए गांधी जी एक कॉमन प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे थे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर सभी लोग मिलकर इकट्ठे होकर मांग करें। और यहाँ पर पहले क्या था? जो रिच लोग थे, रिच के मामले में, अमीर के मामले में सिर्फ अमीर ही साथ देता था और गरीब के मामले में सिर्फ गरीब। अमीर और गरीब दोनों मिलकर काम नहीं करते थे, तो यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए था। गांधी जी ने सोचा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर सभी को इकट्ठे लाया जाए। तो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या था? गांधी जी ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। और ये कॉमन प्लेटफॉर्म कौन सा था? साल्ट।
नमक। नमक जो है ये अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खाते थे। तो नमक एक कॉमन प्लेटफॉर्म था। साल्ट के ऊपर अंग्रेज़ों की मोनोपोली थी। साल्ट, नमक जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ ही बना सकते थे, इंडियंस नहीं बना सकते थे। तो साल्ट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म चुना गांधी जी ने, और यहाँ पर बोला गया कि 11 मार्च तक हमारी जो 11 डिमांड्स हैं, ये जो 11 डिमांड से हैं, इरविन को बोला। लॉर्ड इरविन कौन है? वाइस राय। लॉर्ड इरविन कौन था? वाइस राय। गांधी जी ने इस लॉर्ड इरविन वाइस राय को बोला कि हमारी इन 11 डिमांडों को माना जाए। कब तक? आपको हम टाइम दे रहे हैं 11 मार्च तक, 11 मार्च तक का टाइम दे रहे हैं, 11 मार्च तक का टाइम दे रहे हैं हमारी इन 11 डिमांडों को मानने के लिए। अगर इन डिमांड्स को ना माना तो हम क्या करेंगे? 12 मार्च को क्या करेंगे? मूवमेंट चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। तो इनकी डिमांड को नहीं माना गया, तो गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स के साथ, 78 वॉलंटियर्स जो स्टार्टिंग में उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, कितने थे? 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 माइल्स का डिस्टेंस, 240 माइल्स की दूरी तय करके 24 दिनों तक 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं। कहाँ पर? डांडी में। डांडी जगह का नाम है गुजरात में ये यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ आकर क्या करते हैं? साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। साल्ट लॉ ब्रेक, यहाँ पर साल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है, और इसके साथ बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत हो जाती है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? सिविल डिसओबीडियंस साल्ट मूवमेंट जो चलाई जाती है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है? स्प्रेड रैपिडली, ये तेज़ी से फैलता है। वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ का वायलेशन किया जाता है, साल्ट लॉ का वायलेशन किया जाता है ऑल ओवर कंट्री। और इसको फॉलो करते हैं दूसरी जगहों पर जो लीडर्स हैं, वो इस मूवमेंट को फॉलो करके उन जगहों पर मूवमेंट चलाते हैं, अपने उस जगह पर क्या करते हैं? मूवमेंट चलाते हैं। जैसे डांडी मार्च गांधी जी ने किया था, वैसे ही अब सबसे पहले महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंस में बाय डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड सेंट्रल प्रोविंस में। उसके बाद ईस्ट इंडिया, बिहार में रिफ्यूजल टू पे रूरल चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स देने से मना करते हैं लोग। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया, बिहार में। उसके बाद जो पीपल ज्वाइन हड़ताल्स एंड कैंपेन्स, हड़ताल और कैंपेन्स को ज्वाइन करते हैं लोग। किसके लिए? टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने के लिए, एंड टू रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस, और टैक्स देने से मना करने के लिए क्या करते हैं? हड़ताल्स एंड कैंपेन्स करते हैं। इस डांडी मार्च को फॉलो ये लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। चौथे नंबर पर पीपल रिफ्यूज्ड टू पे लैंड रेवेन्यू एंड रेंट। केरला में के कैलपन कहाँ पर मूवमेंट चलाते हैं? केरला में के कैलपन केरला में। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया अंडर खान अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को पॉपुलरली क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की में ऑर्गेनाइज। अब ये क्या करते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया होता है ऑफ खुदाई खिदमतगार्स और सर्वेंट्स ऑफ गॉड, नॉन एज, इनको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रेड शर्ट मूवमेंट। मणिपुर एंड नागालैंड में किसने मूवमेंट चलाई? रानी गाइदिन्ल्यू। शी वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड। अब इसको कैप्चर कर लिया था 1932 में।
1932 में कैप्चर करके जेल में डाल दिया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी और इसको बाद में रिलीज़ किया गया था 1947 में बाय गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जवाहरलाल नेहरू के आर्डर से। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड सेंटेंस टू जेल, और कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये लंदन में होती हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं लंदन में की जाती हैं। 3 कॉन्फ्रेंस होती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 कॉन्फ्रेंस होती हैं, 3 कॉन्फ्रेंस की जाती हैं लंदन में। कितनी कॉन्फ्रेंस होती हैं? 3 कॉन्फ्रेंस होती हैं 1930 में, 1931 में एंड 1932 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, INC बाइकॉटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और फाइनली क्या होता है, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो रिपोर्ट को किसके साथ डिस्कस करेंगे, तो रिपोर्ट को किसके साथ डिस्कस करेंगे? फिर क्या होता है, फाइनली लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी, इन दोनों के बीच नेगोशिएट होगा, इन दोनों के बीच बातचीत होगी। किसके बीच? लॉर्ड इरविन वायसराय एंड गांधी जी के बीच की बातचीत होगी कि, और ये नेगोशिएशन, इस नेगोशिएशन को क्या बोला जाता है? गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। इसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं या दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। ये कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें INC पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद अगर INC पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो रिपोर्ट को डिस्कस किसके साथ करेंगे? फिर होता है लॉर्ड इरविन वायसराय और गांधी जी के बीच बातचीत होती है जिसको क्या बोला जाता है? गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, और या फिर उसको दिल्ली पैक्ट बोला जाता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 में। यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी डिमांड करते हैं कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आपने जेल में डाला है उनको रिलीज़ किया जाए। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? एग्रीड टू रिलीज्ड दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिमेन नॉन वायलेंट, जो नॉन वायलेंट थे उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए मान जाती है। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस सस्पेंडेड CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कांग्रेस जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर रोक देगी। एंड एग्रीड टू टेक पार्ट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाएगा? पार्टिसिपेट किया जाएगा। अब कराची सेशन होता है। कराची सेशन में गांधी जी को सिलेक्ट किया जाता है टू रिप्रेजेंट INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ पर? इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो INC गई नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो गए नहीं, लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया नहीं। अब रिपोर्ट को डिस्कस किसके साथ करेंगे? अब गांधी इरविन पैक्ट होता है, उन दोनों के बीच बातचीत होती है, और जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। और वहाँ पर ये कुछ डिमांड्स की जाती हैं जो ब्रिटिशर जो हैं इनकी डिमांड्स को मानते हैं। पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो उनको जेल में डाला होता है उनको रिलीज़ करने के लिए मान जाते हैं, और सिविल डिसओबीडियंस को रोक दिया जाता है। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी तरफ से किसको भेजते हैं? गांधी जी को भेजते हैं। गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पर होती है? लंदन में। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टॉक्स ब्रेक डाउन, यहाँ पर बात नहीं बनती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बात नहीं बनती है। टॉक्स ब्रेक डाउन एंड गांधी जी रिटर्न,
और गांधी जी वापस आ जाते हैं। एंड गांधी जी टॉक्स ब्रेक डाउन एंड गांधी जी रिटर्न इंडिया में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं। कांग्रेस क्या है, एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर्स अरेस्टेड, और कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी स्टार्टेड सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का दूसरा फेज शुरू कर देते हैं गांधी जी। 1932 से 34 तक चलता है और 34 में रिलीज कर दिया जाता है, 34 में विड्रॉ कर दिया जाता है। कांग्रेस ओनली पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने सिर्फ Congress only participated in second round table conference. B.R. Ambedkar participated all 3 round table conferences, and all 3 round table conference presided by British Prime Minister. अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकलता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकलेगा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकलता है। यहाँ पर ब्रिटिशर इशू करते हैं वाइट पेपर, वाइट पेपर इशू करते हैं, वाइट पेपर इशू करते हैं, और जिसके बेस पर, वाइट पेपर के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रपोजल को लाया जाएगा। इससे पहले हम समझते हैं कम्युनल अवार्ड्स क्या है। कम्युनल अवार्ड्स को लाया जाता है 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड्स 16 अगस्त 1932 को लाया जाता है। इसमें ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है। ये अनाउंस करता है, अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है कम्युनल अवार्ड्स में। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड मराठा। इसमें यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे किसको, मुस्लिम्स को, कि सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं वो उनके पास वोटिंग राइट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिए गए थे। यहाँ कम्युनल अवार्ड्स में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए और दलित्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए और 71 सीट्स रिजर्व कर दी गई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इस कम्युनल अवार्ड्स में। और 14 पॉइंट ऑफ जिना वर एक्सेप्टेड, जिना ने जो 14 पॉइंट दिए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया वो। और गांधी जी, अब क्या होता है, गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि दलित्स के लिए क्या हो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। सो ही स्टार्टेड फास्ट ऑन टू डेथ, हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड, इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। और उसके बाद सेंट टू येरवाड़ा जेल, इनको येरवाड़ा जेल में भेज दिया जाता है। और ये येरवाड़ा जेल जो है ये पूना में है। पूना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पूना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर भेज दिया जाता है गांधी जी को। लेकिन ये दलित के जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है इसके खिलाफ होते हैं। अब एम मालविया जो है, एम मालविया ये कन्विंस्ड करते हैं अंबेडकर को, B.R. अंबेडकर को, कि वो गांधी जी के साथ कुछ बातचीत करें इस मामले में कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित्स के लिए। टॉक्स विद गांधी जी,
अब ये जाएंगे बी आर अम्बेडकर, एग्रीमेंट होगा बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, और इसको बोलते हैं पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट 1932। मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके? फर्स्ट, सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित हैज़ बीन गिवन, और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह पूना पैक्ट एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ, पूना पैक्ट में क्या बोला गया कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए? रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए विद इन जॉइंट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह क्या होना चाहिए? जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और सीट जो है वो रिजर्व कर देनी चाहिए। और 148 सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 148 सीट्स रिजर्व कर दी गई। इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अगेंस्ट 71 सीट्स गिवन बाय कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड ने कितने दी थी? 71 सीट्स दी थी, लेकिन वो किस बेस पे दी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की बेस पे दी थी, लेकिन यहाँ पर सीट को रिजर्व कर दिया गया और जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया गया। जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सभी मेंबर जो हैं चाहे दलित्स हों, मुस्लिम्स हों, हिंदूज हों, कोई भी हो, वो जॉइंट इलेक्शन वोटिंग राइट होगा, लेकिन सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई किसके लिए? दलित के लिए। और सीट्स को रिजर्व सीट्स को बढ़ा दिया गया, 148 कर दी गई, और कहाँ से? कम्युनल अवार्ड में कितनी थी? 71 थी, 71 से बढ़ाकर 148 सीट रिजर्व कर दी गई। आफ्टर दिस, इसके बाद गांधी जी इंटरेस्टेड इन दलित्स, दलित शेड्यूल कास्ट, दलित में इंटरेस्ट लेने लगे, और ही कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एज हरिजन, शेड्यूल कास्ट को उन्होंने बोला हरिजन्स, और अब एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम रखा हरिजन्स। 1932 में गांधी जी ने स्टार्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की? गांधी जी ने 1932 में। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो चेंज किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके बेसिस पे लाया गया था? वाइट पेपर जो इशू किया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकाला? वाइट पेपर इशू किया गया, अंग्रेजों ने वाइट पेपर इशू किया, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। इसमें ये प्रपोजल्स लाए गए फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले इट डिड नॉट गिव डोमिनियन स्टेटस, यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को नहीं माना गया। दूसरा, एबोलिश्ड इंडियन काउंसिल, यहाँ पर इंडियन काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया, जो इंडियन काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स। ये इंडियन काउंसिल एस्टेब्लिश कब की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या किया गया था? इंडियन काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसको एबोलिश कर दिया गया, और इसकी जगह एडवाइजरी कमेटी बनाई, एडवाइजरी में बॉडी बनाई गई 6 मेंबर्स की। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर प्रोवाइडेड डायरकी एट सेंटर, सेंटर में डायरकी सिस्टम प्रोवाइड किया गया। और 3 सब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड, 3 लिस्ट बनाई गई, 3 सब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दूसरा कॉन्करेंट सब्जेक्ट, तीसरा फेडरल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। फेडरल सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगी। और कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? प्रोविंशियल भी और सेंटर भी, ये दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। अब ये जो फेडरल है, ये जो सेंटर है, यहाँ पर डिवाइड किया गया 2 सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर कौन करेगा? वाइसरॉय एंड मिनिस्टर्स,
वाइसराय एंड मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर करेंगे किसको, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट को कौन एडमिनिस्टर करेगा, वाइसराय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी। डबल गवर्नमेंट, डायरकी का मतलब डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर लेवल पर। प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डायरकी वाज एबोलिश्ड इन प्रोविंस। सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ प्रोविंस से डायरकी को ख़त्म किया गया। प्रोविंस, डायरकी वाज एबोलिश्ड इन प्रोविंस। यहाँ प्रोविंस में डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस इन 1919 एक्ट में। प्रोविंस में 1919 एक्ट में डायरकी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया, यहाँ से एबोलिश कर दिया गया और सेंटर में डायरकी सिस्टम लेकर आ गए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गिवन कहाँ पर, प्रोविंस में। गवर्नर्स हैव स्पेशल पावर, गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर रखी गई। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वुड बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरल लेजिस्लेशन, बाई कैमरल, अपर हाउस लोअर हाउस। बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज इम्प्लीमेंटेड 6/11 प्रोविंस। 11 में से 6 प्रोविंस में बाईकैमरल लेजिस्लेचर को इम्प्लीमेंट किया गया। कौन कौन सी 6 प्रोविंस थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक्ट कुड नॉट सेटिस्फाई नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, लेकिन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कुड नॉट सेटिस्फाई नहीं कर पाया नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को। इसमें क्या था, चाहे पॉलिटिकल पावर हो चाहे इकोनॉमिक पावर हो, दोनों पावर्स जो थी वो किसके पास थी, ब्रिटिशर के हाथों में थी, ब्रिटिशर के पास थी। दोनों पावर्स किसके पास थी, कंटिन्यू इन ब्रिटिश हैंड। कांग्रेस condemned the act as totally disappointing. कांग्रेस डिसाइडेड कंटेस्ट इलेक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि हम इलेक्शन कंडक्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक और हम बताएंगे कि ये डिसाइड करने का के पीछे मकसद क्या था, शोइंग हाउ अनपॉपुलर एक्ट वाज। ये जो एक्ट है 1935 का कितना अनपॉपुलर एक्ट है। और लेकिन गांधी जी डिड नॉट एड्रेस ए सिंगल इलेक्शन मीटिंग, गांधी जी एक ही इलेक्शन मीटिंग भी नहीं करते हैं। और इलेक्शन होता है फरवरी 1937 को, जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं जुलाई 1937 में 7 प्रोविंस में से, जिसमें 2 कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं और बंगाल और पंजाब में नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज होते हैं। यहाँ बंगाल में कोलिशन होती है कृषक प्रजा पार्टी एंड मुस्लिम लीग की, और पंजाब में कौन होता है, यूनियनिस्ट पार्टी। अब हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू होती है, 45 तक चलती है सेकेंड वर्ल्ड वार। उस टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 तक। ऑन 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। 1 सितंबर 1939 को फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम ब्रिटेन डिक्लेयर इंडिया विल फाइट फ्रॉम ब्रिटिश साइड। अब क्या होता है, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ हैं वो ये बात बोल देते हैं कि इंडियंस जो है वो हमारी साइड से सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ेंगे।
बट इंडियंस डिड नॉट लाइक इट। इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आती है। इट बिकॉज इंडियन लीडर्स एंड इंडियन पब्लिक हैड नॉट बीन कंसल्टेड। बिना पूछे, विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन पब्लिक, ब्रिटिशर क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडियंस हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करेंगे। यही बात इंडियंस को पसंद नहीं आती है कि हमारे पूछने के बगैर आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। इस बात पर कांग्रेस जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं, कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं आफ्टर 28 मंथ ऑफ रूल 1939 में। जिन्ना एंड अंबेडकर, ये दिन, जिस दिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन करती हैं, कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन करते हैं, उस दिन को जिन्ना एंड BR अंबेडकर क्या बोलते हैं, उस दिन को क्या बोलते हैं, डे ऑफ डेलीवरेंस। ये कौन सा दिन है, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डेलीवरेंस। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वार, अब वार के स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हिटलर जो है वो जीत रहा होता है, वार में हिटलर जीत रहा होता है। यहाँ पर ब्रिटेन्स को लगता है कि कहीं हम हार ना जाएं। टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट फॉर ब्रिटेन्स, यहाँ पर इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी, ब्रिटेन को इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वो सपोर्ट लेने के लिए, इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिश क्या करते हैं, अगस्त ऑफर लाते हैं, अगस्त ऑफर लाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो ऑन 8 अगस्त 1940 को। कब, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर लाया जाता है। अब इस अगस्त ऑफर में क्या होता है, अगस्त ऑफर 1940 में 8 अगस्त 1940 में अनाउंस्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो, ये अनाउंस करते हैं अगस्त ऑफर को। एंड इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, अगस्त ऑफर में क्या क्या प्रोविजंस इन्होंने लाए थे। सबसे पहले ब्रिटेन प्रोमिस्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वार, वार के बाद हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी क्रिएटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की जाएगी जिसमें विच इंडियंस विल प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इंडियंस खुद प्रिपेयर करेंगे इंडिया के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा जिसमें मोर इंडियंस वर टू बी इंक्लूडेड इन वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को ज़्यादा इंक्लूड किया जाएगा। एंड फोर्थ, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ये प्रोविजंस लाए गए अगस्त ऑफर में। अब इसका रिएक्शन क्या होता है, अब इंडियंस इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेंगे अगस्त ऑफर के ऊपर जो ब्रिटिश ने लाया था अपने वार में इंडिया को अपने साथ करने के लिए। रिएक्शन इंडियंस का क्या होता है, कांग्रेस रिजेक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। नेहरू रिपोर्ट में जब डोमिनियन स्टेटस लाया था तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस को हटाकर पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, इट डिड नॉट गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं की गई, डोमिनियन स्टेटस अब हमें नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। कैप्ट ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान का के लिए। अगस्त ऑफर 1940 डीपनिड कांग्रेस लीग डिवाइड, ये यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दूरियां जो हैं वो बढ़ती गई आफ्टर अगस्त ऑफर 1940 के बाद। आफ्टर अगस्त ऑफर 1940 के बाद जब अगस्त ऑफर 1940 लाया गया, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कांग्रेस लॉन्च्ड मूवमेंट
अब इसका कांग्रेस इसका जवाब कैसे देंगे कि हमारे बिना पूछे हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए कैसे बोल दिया। इसका जवाब देंगे वो कांग्रेस लॉन्च मूवमेंट चलाकर इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1940 में ये इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में इतने रखते हैं, इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।